नमस्कार पीवीआर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। पीवीआर सर, राहुल गांधी के सितारे लगता है गर्दिश में आ गए हैं, चौतरफा घिर गए हैं इस वक़्त। नरवणे का मुद्दा है, फिर उन्होंने एप्स्टीन फाइल को लेकर जो कुछ संसद में कहा, पीएम मोदी को टारगेट किया, किसानों को भड़का रहे हैं। ये ब और यूएस और भारत की डील पर सवाल उठा रहे हैं। ये कैसा लग रहा है आपको आने वाला महीना उनके लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं है और जून के बाद और खराब वक़्त चलेगा उनके लिए। जो भी जून 2025 में जो साल शुरू हुआ था उनके लिए, जून 2026 तक, ये साल उनके लिए अच्छा नहीं है। मगर जून 2026 से लेके जो साल आने वाला है, ये बिल्कुल खराब साल है उनके लिए। उनके वर्षफल कुंडली में राशि चक्र में कर्मेश व्यय में बैठा हुआ है। ये करियर में लॉसेस को दिखाता है और दशांश चक्र जो जो करियर को दिखाता है, उसमें कर्मेश अष्टम में है। ये उथल-पुथल दिखाता है करियर में, इसलिए आने वाला साल इस साल से भी बुरा होगा उनके लिए। मगर एक बात मैं कह सकता हूँ कि भारत की कुंडली में अभी अष्टम राहु चालू है, सो इसलिए भारत के खिलाफ जो साजिश रचाएँगे बाहर वाले, अंदर वालों से मिलके, वो जारी रहेंगे और वो पीक रीच करेगा शायद मई, लेट मई, जून, जुलाई टाइम फ्रेम में। और राहुल गांधी जो है, ये उन साजिशों से शायद मिले-जुले हुए हैं और अभी पिछले 2 हफ्तों से और आने वाले 2-3 हफ्तों तक भारत के अष्टम में सिर्फ राहु नहीं, मगर 3 और ग्रह बैठे हुए हैं। 4 ग्रह अष्टम में हैं, इसलिए कुछ लोगों की मनस्थिति अच्छी नहीं रहेगी। लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है देश के साथ। ये समय ऐसा है और मोदी जी की कुंडली भी थोड़ा-सा कमज़ोर है इस साल और इस वक़्त पे वो भी थोड़े कमज़ोर हैं। मैंने पिछले साल भी कहा था कि ये साल मोदी जी के लिए थोड़ा वीक है, मगर उनके लिए अच्छी बात ये है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष जो है, उनकी कुंडलियाँ और भी कमज़ोर है। इसलिए वो उनके उनके लिए कोई खतरा नहीं है, मगर वो भी थोड़ा कमज़ोर है। इसलिए सारी बातों को मिला के मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी पे जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, वो कुछ देर तक टिके रहेंगे। जो जो सवाल मोदी जी पर, बीजेपी पर लोगों के मन में पैदा हुए हैं, वो टिके रहेंगे, मगर उसका फ़ायदा अगर अगर कोई विपक्षी नेता जो होशियार है, होनहार है, वो शायद फ़ायदा ले सकता था, मगर राहुल गांधी बिल्कुल फ़ायदा नहीं ले पाएँगे और वो जब भी मोदी जी पर, बीजेपी पर अटैक करना चाहते हैं, वो हमला नाकाम रहेगा और वो कुछ टैंजेंट को पकड़ के टैंजेंट पे कहीं बाहर जाएँगे और कुछ कुछ नहीं हो सकेगा। और इस साल की कुंडली में 2025 और 2026 की कुंडली जो है राहुल गांधी जी की वर्षफल कुंडली, उसमें अष्टम में मंगल और केतु है और उनका समय अभी आ रहा है, उनकी दशा अभी आ रही है, इसलिए आने वाले 2 महीनों तक उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो बच जाएँगे। कुछ लोग समझते हैं कि वो ऐसे फँस जाएँगे कि खत्म होगा उनका करियर। मुझे ऐसा नहीं लगता है अभी होगा, मगर जून 2026 के बाद ये बहुत ही खराब साल है उनके लिए और कुछ कुछ बड़ा सेटबैक होगा उनके करियर में। बड़ा सेटबैक होगा और जिस तरह से अभी उनके खिलाफ एक सब्सटेंशियल मोशन लाया जा रहा है कि हाँ, उनकी सांसदी खत्म की जाए, उन पर बैन लगाया जाए क्योंकि संसद के अंदर उन्होंने झूठ बोला। ये आरोप उन पर लग रहे हैं और हाँ। 9 मार्च के आसपास जब दोबारा से सदन बैठेगा, बजट सत्र का दूसरा सेशन बैठेगा, तो वो उनके ऊपर चर्चा हो सकती है। आपको लगता है उस मुश्किल से निकल पाएँगे या फँस जाएँगे? ये बहुत ही मुश्किल वक़्त है उनके लिए मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो बच जाएँगे इससे। उन्हें उन्हें कुछ डाँटे सुनने पड़ेंगे मगर ऐसा कदम नहीं उठाएँगे जिससे उन्हें सिम्पैथी मिल जाएगा। क्योंकि वो हो अपने आप कमज़ोर हैं और कमज़ोर होने जा रहे हैं आने वाले महीनों में, आने वाले साल में और भी कमज़ोर हो रहे हैं। उन्हें कोई कुचल देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें
उन्हें बोलने दो। अगर वे बोलते हैं तो वो बीजेपी के लिए ताकत देती है। उनका जो भी स्पीच है वो बीजेपी के लिए अच्छा है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें खत्म कर देंगे, मगर कुछ डांटे सुनने पड़ेंगे, कुछ क्रिटिसिज्म सुनने पड़ेंगे उसको उनको। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो बच जाएंगे इससे। कांग्रेस पार्टी की कुंडली क्या कहती है? प्रियंका वाड्रा के स्टार्स क्या कहते हैं? क्योंकि अब तो ये भी खबरें ना कि दोनों भाई बहन के बीच ही रसाकशी चल रही, कंपटीशन है। तो क्या लगता है आपको, भविष्य है कुछ कांग्रेस का या दो फाड़ हो जाएंगे? राहुल ने जो कुछ किया है सर, उसके बाद कांग्रेस में उथल पुथल है। स्टार क्या कहते हैं प्रियंका के और कांग्रेस के, या सोनिया मैंने गांधी के? मैंने प्रियंका गांधी जी की कुंडली को डिटेल में नहीं स्टडी किया था पिछले कुछ महीनों में, मगर जो भी मैंने पहले 1 साल पहले स्टडी किया था, उसके हिसाब से मैंने तभी कहा था कि अगर प्रियंका गांधी जी को नेता बनाए, राहुल गांधी जी को हटा के, तो कांग्रेस अच्छा करेगा। कांग्रेस वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएँगी राहुल गांधी की तरह, मगर उनके नेतृत्व में कांग्रेस कुछ आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी एक रिलेटिवली स्पीकिंग वो एक कैपेबल नेता है, राहुल गांधी जी से बढ़ के ज़रूर। मगर मैंने उनका अभी जो वक़्त चल रहा है उसका स्टडी नहीं किया है, मगर कांग्रेस की कुंडली तो स्टडी किया है और उसके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस में कुछ अ, रिन्यूअल होगा, कुछ रेनेसांस होगा। कांग्रेस तो गिरता जाएगा, बहुत जल्दबाज़ी में नहीं, धीरे धीरे। धीरे, 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 धीरे गिरता जाएगा आने वाले महीनों में। कांग्रेस फिर से पावर में आने की संभावना कुछ साल तक नहीं है। और एक बात है कि जैसे मैंने कहा है, राहुल गांधी जी की आने वाले वर्षभर कुंडली में जैसा कर्मेश राशि राशि चक्र में व्यय में है और दशांश चक्र में अष्टम में है, इसलिए उनको हटा के और किसी को नेता बनाने की संभावना है। इसलिए जो भी कोल्ड वॉर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के बीच में चल रहा है, वो उसमें कुछ हो सकता है, मगर प्रियंका गांधी जी की कुंडली को देख के और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। मगर राहुल गांधी नीचे गिर सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है आने वाले साल में जून के बाद। पीवीआर सर, जून के बाद आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की छुट्टी हो सकती है? कांग्रेस में जो इतना बड़ा ओहदा उनको मिल रखा है, किसी और को लाया जाएगा। हालांकि अभी भी कहने को तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, लेकिन चलती तो राहुल गांधी की है ना। तो आपको बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कि जिम्मेदारी प्रियंका को सौंपी जा सकती है जून के बाद? जून 2026 से लेके जून 2027 का जो साल है, इस साल में राहुल गांधी जी को हटा के और किसी को ला सकते हैं बिल्कुल। और क्या वो प्रियंका गांधी है या और कोई है, ये मुझे अभी पता नहीं है। केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा, मगर वो जा सकते हैं। मगर बीजेपी शुड होप दैट ही रिमेन्स। बीजेपी के लिए उनका विपक्षी नेता, विपक्ष का मेन लीडर बन के रहना अच्छा है बीजेपी के लिए। पर एक चीज़ और जो उठ रही है, हमने बहुत बार चर्चा की है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, क्या करते हैं? डीप स्टेट से उनके ताल्लुक हैं, पता नहीं किस-किस से मिलते हैं। और अब की बार आपको लग रहा है कि ये जो मार्च का महीना है, राहुल के लिए इसलिए भी खराब है, उनके स्टार्स, उनके सितारे, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सपोज़ हो रहे हैं। उन पर अगर चर्चा हो जाती सदन में, तो उनका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको लगता है उनके स्टार्स के हिसाब से पूरा खुल जाए, जो खाएगा, जो गेम वो खेलते आ रहे थे, वो पूरा एक्सपोज़ हो जाएगा? ये बिल्कुल मुमकिन है। आने वाले 2 महीनों में, आने वाले महीना या 2 महीनों में ये बिल्कुल मुमकिन है। उनके पार्टिकुलरली ये आने वाले 3 हफ्ते उनके लिए बहुत खराब है। जैसे मैंने कहा है, इस वर्ष की वर्षफल कुंडली में उनका उनके उनके उनका उन उनका बाधकेश मंगल और केतु जो हैं वो बाधकेश हैं उस चक्र में, और वो अष्टम में बैठे हुए हैं। ये अच्छा नहीं, ये साजिशों को बाहर लाता है। और दशा भी मंगल की दशा 15 फरवरी से लेके मार्च 9 तक चलता रहेगा, जो मंगल की दशा है। इस दशा में एक्सपोज हो सकते हैं, बड़ा पतन हो सकता है। और वो केतु जो है वो साजिशों को दिखाता है, राहु केतु षड्यंत्रों को दिखाता है। इसलिए बाहर के लोगों से मिलके जो वो कर रहे हैं, जो उनका एजेंडा है, वो बाहर आ सकता है इस वक़्त पे। तो और एक बात भारत। है कि उसके बाद मार्च 9 से लेके मई
मई 2 तक राहु की दशा चलेगी, मार्स की मंगल की दशा के बाद। और राहु भी अच्छा नहीं है। राहु और केतु बेसिकली दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसलिए वो दोनों दशाएं फरवरी 15 से लेके मई 2 तक ये बहुत ही खराब वक्त है उनके लिए। आ, बहुत नुकसान हो सकता है उनके लिए। पीवीआर सर, एक चीज और जो इस वक्त भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि आप देखो किस तरह से उथल पुथल मच गई है, हिंदुओं को जातियों में बांटने का जो षड्यंत्र चला आ रहा था वो कुछ हद तक कामयाब हो गया ऐसा लगता है यूजीसी के बाद। तो क्या हालात आपको भारत में दिखते हैं? क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी 2024 के चुनाव में कहते थे हर तरफ केरोसिन छिड़का हुआ है, बस तीली लगाने की देर है। तो इस वक्त हाँ, जो हालात देश के अंदर बने उनको भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से कैसे आंका जाए? ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष की कुंडली में अभी अष्टम राहु चालू है। और वो पीक, जैसे मैंने कहा है, जून जुलाई उस वक्त पे वो पीक रीच करेगा, जब वो भारत की कुंडली में मंगल जहाँ है उन पे एग्जैक्टली दृष्टि होगी राहु की। आ, ये और जैसे मैंने कहा है, 3 और ग्रह राहु के साथ मिले हुए हैं, अभी 4 ग्रह हैं अष्टम में। इसलिए ये भारत के लिए उतना अच्छा वक्त नहीं है। और वर्षफल की कुंडली अगस्त 15 2025 की कुंडली को लेके उसकी दशाओं को देखते हैं तो भी अब जो वक्त चल चल रहा है ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। और हमें डर था कई महीनों से कि 2026 के पहले हाफ में भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जाएंगे। जो भी फॉल्ट लाइन्स है, किसी भी समाज में फॉल्ट लाइन्स होते हैं, कि अमेरिका में होते हैं, चीन में होते हैं, यूके में होते हैं, और भारत में कई फॉल्ट लाइन हैं। रिच और पुअर एक फॉल्ट लाइन है। और जाति, अग्र जाति के लोग और सो कॉल्ड नीच जाति के लोग, उनके बीच में एक फॉल्ट लाइन है। और राइट विंग लेफ्ट विंग में फॉल्ट लाइन है। कई कई सारे फॉल्ट लाइन हैं। और ये सारे और धर्म जो है, धर्म में एक फॉल्ट लाइन है। उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में हर एक फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, हर एक फॉल्ट लाइन को, और कुछ भी कामयाब नहीं रहा। मगर ये यूजीसी के गाइडलाइंस आए हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैंने यूजीसी के गाइडलाइंस को अच्छी तरह स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं वो क्या लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ वहाँ गड़बड़ है, मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वक्त ऐसा है, मोदी जी की कुंडली को देख के और बीजेपी की कुंडली को देख के, कि ये वक्त ऐसा वक्त है जब वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ये ऐसा ऐसा वक्त है। मोदी जी मोदी जी जब आपका समय थोड़ा कमजोर है, आपकी धीशक्ति थोड़ा कमजोर बनती है, और कुछ कुछ प्रज्ञा अपराध कर बैठते हैं, जो जो अपराध अपनी प्रज्ञा से होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे मैंने कहा, मैंने स्टडी स्टडी नहीं किया है डिटेल में, मगर एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त कंड्यूसिव है कि वो कुछ मिस्टेक्स कर बैठे। मगर उनका जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, जो एजेंडा है, वो लोगों को नहीं दिखाई देगा। जो जो वो कुछ कुछ सोच के कुछ करते हैं, और लोगों को कुछ और दिखाई देता है, और वो फंस जाता है। ये ऐसा वक्त है मोदी जी और बीजेपी के लिए। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले कुछ महीनों में ये क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलरली अगर मैं मोदी जी की वर्षफल कुंडली को देखूं, 2025 सितंबर में जो शुरू हुआ था, उस कुंडली को देखूं तो दशांश चक्र जो करियर को दिखाता है, उसमें लग्नेश जो चंद्र है वो अष्टम में है, और अष्टमेश जो शनि है वो लग्न में है। इसलिए कुछ करियर में गड़बड़ हो सकता है उनके। और शनि की दशा अभी चल रही है, जो दशांश में दशा देखते हैं, षोडशोत्तरी दशा, उससे शनि की दशा अभी चल रही है, मगर वो अभी खत्म होने वाले हैं, 2-3 दिनों में खत्म होने वाली है। इसलिए फरवरी 17 के बाद कुछ पॉजिटिव है उनके लिए, मगर फरवरी 17 तक बहुत खराब वक्त था उनके लिए, मिड जनवरी से लेके। और
मार्च 14 के बाद और अच्छा होगा उनके साथ। मगर ये आने वाले सितंबर के बाद उनकी जो नई वर्षफल कुंडली शुरू होने वाली है, वो अच्छा है। मैंने 2025 में भी ही बताया था कि 2025 सितंबर से लेकर 2026 सितंबर तक का जो साल है, ये मोदी जी के लिए कुछ चैलेंजिंग साल है। वो कुछ टेंशन्स में फँस जाएँगे पावर को लेके, बीजेपी को लेके। सो ये अब हो रहा है, ये जातिवाद, वो कैस्टिस्ट हैं, ये उनके खिलाफ जो आरोप है कि वो जातिवादी हैं, ये शायद ओवर रिएक्शन है, मगर शायद कुछ उन्होंने भी गलती कर बैठी है, एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है। मगर उसे उसे मैग्नीफाई करके, ब्लो ओवर ब्लो करके लोग उसे बुरी तरह से समझ रहे हैं, और जो भी उसे भड़काते हैं, अंदर से और बाहर से भड़का रहे हैं, वो कामयाब हो रहे हैं अभी। मगर मुझे कान और एक बात, अगर भारत का अगस्त 15, 2025 की वर्षफल कुंडली को देखेंगे, तो उस कुंडली में भी कुछ अभी अभी जो वक़्त चल रहा है भारत के लिए, वो टेंशन का वक़्त है भारत भारत के लिए भी। मगर क्योंकि उस कुंडली में दशमेश जो है, वो नेता को दिखाता है, वो एग्ज़ीक्यूटिव को दिखाता है। वो दशमेश मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, इसलिए एग्ज़ीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को कुछ ट्रबल्स दिखाई देते हैं, और मंगल की दशा अभी चल रही है भारत की कुंडली में, इसलिए ये वो मार्च तक चलेगी। इसलिए ऑल फैक्टर्स को मिला के मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते से लेके एटलीस्ट मार्च सेकंड हाफ से लेके कुछ रिलीफ होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गलतियां सोचे बिना किए थे, उन्हें सुधारने में कामयाब रहेंगे, और लोग भी समझ जाएंगे कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी यूजीसी गाइडलाइंस को लेके जो भी लोग भड़का रहे हैं, उनका और कोई एजेंडा है, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, और कोई एजेंडा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पार कर जाएँगे इस टेंशन को। जून के बाद अच्छा रहेगा, पर्टिकुलरली अगस्त के बाद, जब नया साल शुरू होगा भारत के लिए, अगस्त के बाद अच्छा होगा, और सितंबर में मोदी जी का भी नया साल शुरू होगा, और तब से बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। तब तक थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और जो भी कर रहे हैं उसके ऑप्टिक्स को मन में रखते हुए अच्छी तरह मैसेजिंग करना पड़ेगा भाजपा को। मगर ये जो भी क्राइसिस अभी चल रहा है जातिवाद को लेके, वो उसे पार कर देंगे। एक चीज और है, जो भारत और यूएस की डील हुई है, हाँ। उसको लेकर इतना शोर मचा रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष के नेता। भारत ने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, किसानों को भी सड़क पर उतारने की तैयारी करने लगे हैं, उनको भी भड़का रहे हैं। और फिर जिस तरह से फ्रेमवर्क जो इनिशियल था उसमें बदलाव करना पड़ा यूएस को, फिर आप देखो उसके बाद वो निखिल गुप्ता का मामला आ गया। तो इन हुँ। सबको कैसे देखा जाए? क्या यूएस कोई प्रेशर टेक्निक अपना रहा है भारत को प्रेशराइज करने के लिए, इसीलिए निखिल गुप्ता का ये मामला आ गया कि उसने तो प्लीड कर लिया, उसने कन्फेस कर लिया? मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं कई साल पहले भी कह चुका था, ये यूएस का जो डीप स्टेट है, लोग लोग इनोसेंटली समझते हैं कि ये एक होमोजीनियस एंटिटी है। इसका एक सोच है, एक एजेंडा है, एक काम करता है। मगर ये एक हाइड्रा जैसा है। इसके कई हाथ होते हैं, कई एजेंडा होते हैं, कई दिशाएँ होती हैं, और यूएस का डीप स्टेट, उसके कई सारे हिस्से हैं, कई सारे विभिन्न विभाग हैं, जो अपना-अपना एजेंडा रखते हैं, अपना-अपना काम करते रहते हैं, और भिन्न दशाओं में पुल करते रहते हैं प्रभुत्व को। जो भी ट्रम्प जी की गवर्नमेंट है, उसे डिफरेंट डायरेक्शन में पुल करते रहते हैं। मगर मुझे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था कि यूएस और भारत के बीच कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो डील हो जाएगा, और अभी डील हुआ है। और जो भी राहुल गांधी ये शोर मचा रहे हैं कि किसानों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये बिल्कुल गलत है। आप देख के लेटेस्ट अनाउंसमेंट को देखेंगे, लेटेस्ट डील के पेपर्स को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि भारत किसानों के इंटरेस्ट पे टिके रहा, इसलिए इतनी देरी हुई है। नहीं तो पिछले सितंबर या अक्टूबर में भी डील कर सकते थे। वो यूएस पे दबाव डाल के, ये बेसिकली ये
दोनों साइड दूसरे साइड पे प्रेशर डाल रहे थे और ये पोस्चरिंग था, भारत का पोस्चरिंग था, यूएस का पोस्चरिंग था। मगर यूके के साथ डील करके भारत ने ऐसा दबाव डाला यूएस पे, भारत ने ऐसा दबाव डाला यूएस पे भी यूएस समझ गया। मुझे कॉन्फिडेंस है एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को लेके, मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो भारत और यूएस के बीच में रिश्ता है ये आगे बढ़ता जाएगा। ये 2025 और 2026 इंटरेस्टिंग ईयर्स हैं। इन 2 सालों में कुछ इम्पोर्टेंट देशों के बीच में जो संबंध हैं वो टेस्ट किए जाएँगे, इम्तिहान लिया जाएगा उनका। मगर इसलिए कुछ गड़बड़ आपको देखने को नज़र आएगा, मगर लॉन्ग टर्म में आने वाले 2026 अंत तक सब ठीक हो जाएगा और भारत और यूएस बहुत करीबी रिश्ता रखेंगे आने वाले सालों में, या और बढ़ता जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ यूएस डीप स्टेट के हिस्से ऐसे होंगे जो भारत के खिलाफ कुछ साइकोलॉजिकल साइऑप्स को बढ़ावा देंगे, या कुछ विपक्ष के जो नेता है, मीडिया में कुछ लोग हैं भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ में लगे रहे हैं, उनको बढ़ावा देना वो चलता रहेगा। हमें उसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा। और रही बात राहुल गांधी जी की, जो किसानों को भड़काना चाहते हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। वो पिछले कुछ महीनों में जेन-ज़ी को भड़काने की कोशिश थी, कई कोशिशें की थी उन्होंने। उन्होंने वोट चोरी की, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, कई तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। ये ऐसा है कि आप आँखें बंद करके अंधेरी में डार्ट्स फेंको, तीर फेंको और होप करो कि एक तीर लग जाएगा निशाने पे। कुछ नहीं होने वाला है राहुल गांधी जी का। वो जो भी वो कर रहे हैं वो नाकाम रहेगा। और रही बात गुप्ता जी की, जो ओके, अ, ये निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता जी की बात रही, तो हमारे पास उनकी कुंडली नहीं है, इसलिए उनके बारे में स्पेसिफिकली मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मगर जो भी पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको अगर लॉजिकली देखेंगे तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। लोग जंप कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन्स पे जंप करके उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं और भारत के गवर्नमेंट रा का मज़ाक उड़ा रहे हैं। कई बातें हो सकती हैं। वो बिल्कुल ड्राई एजेंट हो सकते हैं जो पकड़े गए, कुछ ऑपरेशन करते हुए पकड़े गए हैं। मगर जैसे उन्होंने और एक किलर को और एक असैसिन को हायर करने की कोशिश की थी, जिन जैसे उनका बर्ताव रहा, वो ऐसा नहीं लगता है कि वो, अगर वो ट्रेन्ड रॉ एजेंट है, ये टॉप विंग रॉ एजेंट है या नहीं। इसलिए कई सवाल उठ सकते हैं। और ऐसे भी ऐसा भी कहना है कि वो शायद डबल एजेंट थे। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो सीआईए के लिए काम करते थे। इसलिए ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए जो भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी मीडिया के लोग हैं, इंक्लूडिंग ए राज्यसभा मेंबर, जिन्होंने रा का मज़ाक उड़ाया, धुरंधर मूवी का मज़ाक उड़ाया, इसको लेके, ये सब बचपना है। ये सब, इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। और अगर आप कुछ महीने वेट करेंगे तो सारे सारे डिटेल सामने आ जाएँगे और पता लगेगा कि क्या हो रहा है। मगर एक बात और है, इवन इफ अगर वो रा का एजेंट है और रा के लिए कुछ काम कर रहा है, तो भी लोग पकड़े जा सकते हैं। यूएस के लोग पकड़े गए, चीन के लोग पकड़े गए, रूस के लोग पकड़े गए, इज़राइल के लोग पकड़े गए। लोग पकड़े जा सकते हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट है वो डिनाई करता है कोई लिंक को, और वो भुगतते हैं और शायद कुछ साल के बाद कुछ डील में वो वापस आ सकते हैं। ये ऐसा कई बार हुआ है। इसलिए अगर इवन इफ दैट इज़ द थिंग, रा का मज़ाक उड़ाना, मोदी जी का मज़ाक उड़ाना, ये सब बचपना है। ये लोग बहुत छोटी से च च उनका उनका बिहेवियर बहुत ही इमैच्योर है। उनको इग्नोर करना चाहिए। मगर एस्ट्रोलॉजिकली ऑल दिस इज़ लॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि इससे लेके भारत और यूएस के बीच में जो संबंध हैं, वो गिर जाएँगे,
उनमें कुछ उथल-पुथल होगा, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। बड़े देश जो होते हैं, लेवरेजेस को डेवलप करते हैं। दूसरे देशों के खिलाफ कुछ लेवरेजेस को डेवलप करते हैं और जब भी वो कुछ समझौता करना है उनके दूसरे देशों के साथ, वो लेवरेजेस उनके काम आ सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लेवरेजेस को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत और यूएस के बीच में संबंध बढ़ते रहेंगे आने वाले साल में, पर्टिकुलरली 2027 से लेके ये बहुत आगे जाएगा। ये दिस विल बी, आई सेड मेनी टाइम्स और फिर भी कहूँगा, आने वाले 10 सालों का डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगा भारत और यूएस के बीच में। इसमें कोई शक नहीं है मेरे मन में। लेकिन अगर आपके पास गुरपतवंत सिंह पन्नू की कुंडली है, वो तो नहीं है, नहीं घोषित है। आतंकवादी है। उसको नहीं है बचाने मगर हाँ, हाँ, वो भारत में घोषित आतंकवादी हैं, बिल्कुल। और वो जिस तरह से धमकियाँ देता है वीडियो बना-बना कर, आप सोचिए उसके लिए ये सब कुछ प्रोपेगेंडा अमेरिका कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो रॉ के एजेंट होते हैं या जो हमारे धुरंधर होते हैं, अगर वो किसी मिशन पर निकलते हैं तो मिशन अकम्प्लिश होता है, आधा-अधूरा नहीं अकम्प्लिश रहता। होता है और वो अपने आप करते हैं, वो किसी असैसिन को हायर हायर करने नहीं की किया। खोज में नहीं खो बैठते हैं। ये सब फ़िशी लगता है मुझे। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इंडिया पे थोड़ा-सा दबाव डालने की। मगर जैसे मैंने कहा हूँ, डीप स्टेट के विभिन्न भाग विभिन्न एजेंडाओं से काम करते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं और जो यूएस का गवर्नमेंट है, वो भारत के साथ जो संबंध है उसे बिगड़ने नहीं देगा। भारत से संबंध बढ़ता रहेगा आने वाले महीनों में और सालों में। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये रॉ का एजेंट होता या धुरंधर होता तो अब तक तो पन्नू 72 हुरों के पास पहुँच गया होता, ये मैं मानकर चलती हूँ। इस बच गया है इसलिए ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक भारत पर दबाव डालने की टैक्टिक। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ चुनाव हो गए। हाँ, तारिक रहमान शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं 17 तारीख को। पीएम मोदी को भी न्योता भेजा है, लेकिन हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहाँ जा रहे हैं। ये नया वहाँ बीएनपी की सत्ता आई है, भारत के लिए कैसी रहेगी? क्या कहती है इसमें बांग्लादेश की कुंडली या तारिक रहमान की या फिर वो जो पार्टी है बीएनपी उसकी कुंडली क्या इशारा कर रही है? भारत के लिए क्या मैसेज है? बांग्लादेश के मंडेन चार्ट्स को देख के मैंने पिछले मार्च में कहा है कि इस वक्त पे वहाँ लीडरशिप का चेंज होगा, नेतृत्व में बदलाव होगा और कुछ कुछ स्पेकुलेशन था कि यूनस साहब वो इलेक्शंस को पोस्टपोन करके या कैंसल करके वो और कुछ साल टिके रहेंगे, मगर मैंने कहा संभव आर द अदर नेतृत्व में बदलाव होगा इस वक्त पे और तारिक रहमान जी आ रहे हैं। मगर मैंने ये भी कहा था तब कि जो भी नेतृत्व में बदलाव आएगा वो भारत के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये तारिक रहमान का आना शायद पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं, मगर मेरी गणना से भारत को सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शायद जमात-ए-इस्लाम से बढ़ के भारत से संबंध होंगे तारिक रहमान जी के गवर्नमेंट में, मगर मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के पिछले सिलीगुड़ी युद्ध चक्र को देखता हूँ, जो 20 साल तक जो भाग्य रहता है उसे दिखाता है। 2020 से लेके 2040 तक का जो भाग्य है बांग्लादेश, उस चक्र में षष्टम से चक्र में लग्न में रविचंद्र हैं, अमावस्या योग है, इसलिए थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा बांग्लादेश के लिए। अपने आप को डिफाइन करने में बहुत स्ट्रगल करेगा बांग्लादेश और जो भी चीन और यूएस बड़े देश हैं, वो वहाँ इन्फ्लुएंस फैला के जो बांग्लादेश का नया डेफिनेशन है, उसे शेप करने में वो बिल्कुल कोशिश करेंगे और द 10th लॉर्ड इन द चार्ट दैट्स खरमेश गुरु जो हैं वो नीच में अष्टम में है, इसलिए ये शायद परमानेंट नहीं है और कुछ बदलाव आएँगे आने वाले कुछ सालों में। बॉटम लाइन ये है कि वहाँ अस्थिरता रहेगी, राजनैतिक अस्थिरता रहेगी और उनकी दिशा जो है देश की दिशा जो है वो उसमें उथल-पुथल होगा, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रहेगा, आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा। इसलिए ये भारत के लिए शायद उतना अच्छा नहीं है कि जितना लोग समझ रहे हैं, मगर एक अपॉर्च्युनिटी है। भारत को ये मन में रखना चाहिए कि चीन और यूएस वहाँ वहाँ वही कर रहे हैं, वहाँ
अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के खेल खेलना है। ये इंटरेस्टिंग टाइम है। बांग्लादेश के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। भारत को पेशेंट रहना पड़ेगा, सब्र की ज़रूरत है। एक दिन रिलेशंस ठीक नहीं होने वाले हैं, मगर भारत को खेल में रहना चाहिए। जो भी खेल चीन और यूएस खेलने वाले हैं बांग्लादेश में, भारत को भी उस खेल में मौजूद होना चाहिए, मगर इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। बीएनपी की वहां पर सत्ता आई है और आपको याद होगा पिछले दिनों एक ऑडियो क्लिप जो था वो वायरल हुआ था, लीक हो गया था। डिप्लोमेट थे अमेरिका के जो कि बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे। वो जर्नलिस्ट जो कि जमात से जुड़ा हुआ बताया जाता है कि हम बीएनपी को जिताएंगे, बाद में बीएनपी में तो भ्रष्टाचार इतना है, उनमें आपस में तोड़फोड़ हो जाएगी, फिर हम जमात को उसके अंदर एंट्री करवाएंगे। आप इसीलिए अच्छा। कह रहे हैं कि अस्थिरता रहेगी और लंबे समय तक ये बंदोबस्त नहीं रहेगा जो बीएनपी के सत्ता में आने में आया है। तारिक रहमान ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनकर नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? ये मुझे नहीं पता था, मगर ज्योतिष के हिसाब से जैसे मैंने बताया था, वो कुंडलियाँ साफ उन कुंडलियों में साफ दिखाई देता है कि आने वाले कुछ साल बहुत अस्थिर होने वाले हैं बांग्लादेश के लिए, और बड़े-बड़े प्लेयर्स उनको यूज़ करके, उनका जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसे यूज़ करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शायद अगर ऐसा कोई खेल अमेरिका खेलने वाला है, तो भारत को उसे मन में रख के अपना खेल, अपना एजेंडा कुछ तैयार करके उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ अस्थिरता रहेगी, और जो भी अब पद में है, वो 1 साल या 2 साल के बाद उसके रहने की उम्मीद नहीं है। इसलिए अ, भारत को कुछ भी अज़्यूम नहीं करके, ओपन माइंडेड होके, सब्र के साथ बांग्लादेश से बिहेव करना चाहिए। एक चीज़ और है कि जैसे भारत और यूएस के बीच डील हुई, तेल को लेकर ये कहा गया हाँ। कि भारत अब रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा। तो पुतिन की कुंडली क्या कहती है, रशिया की कुंडली क्या कहती है भारत को लेकर? कोई स्टैंड में बदलाव तो नहीं आएगा? क्योंकि भारत अगर अमेरिका से तेल खरीदेगा वेनेजुएला वाला और यहाँ से रशिया से कम तेल खरीदेगा, तो दोनों देशों के रिश्ते, भारत और रशिया के रिश्तों में तो कोई खटास दिखती नज़र नहीं आ रही आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारत और रूस के बीच में जो अच्छे रिश्ते बहुत ही दशकों से आते हुए हैं, उनमें अ, वो कुछ खराब हो जाएँगे इस यूएस डील को लेके। मुझे कॉन्फिडेंस है कि भारत रूस के साथ और अमेरिका के साथ भी रिश्ते मजबूत बनाते जाएगा आने वाले सालों में। जैसे मैंने कई बार कह चुका हूँ, उनमें से एक चुनना पड़ेगा। जब चीन और यूएस का बीच का जो कोल्ड वॉर है, वो रियल वॉर में बदल जाएगा 2030 तक, तब उसके पहले भारत को चुनना पड़ेगा, तब अमेरिका को चुनेगा, मगर अभी नहीं। भारत इस कोल्ड वॉर में सारे देश अपने-अपने साइड चुन रहे हैं, मगर भारत एक ऐसा देश है, जो अपने ऑप्शंस को बहुत देर तक ओपन रख सकेगा। और रही बात रूस के तेल की, ये सब ट्रम्प कुछ कहेगा, भारत का गवर्नमेंट कुछ कहेगा, ये सब लोगों को अपने-अपने लोगों को मिसलीड करेंगे, मगर इ द रियलिटी विल बी, ये होगा कि भारत रूस से भी तेल खरीदेगा, और वेनेजुएला का तेल अमेरिका से भी खरीदेगा, और कई जगहों से तेल खरीदेगा भारत। मगर ट्रम्प जी जो हैं, उसको लेके जो हंगामा उन्होंने किया था पिछले साल, वो नहीं करेंगे। वो अपने लोगों से झूठ बोलेंगे कि वो भारत नहीं खरीद रहा है, और ये वर्ड्स को मसाज करके ऐसा 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 इमेज देंगे कि जो वो करना चाहते हैं, वो भारत कर रहा है, भारत अच्छा दोस्त है। वो भारा भारत को प्रेशर में नहीं डालेंगे फिर से। भारत जो चाहता है वो करेगा, और यूएस जो चाहता है वो बोलेगा। मगर रूस से तेल खरीदना अभी बंद नहीं होने वाला है। और नाट तेल ही नहीं, जो हुँ। डिफेंस इक्विपमेंट है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले सालों में भारत इसे एक्सपैंड करेगा। अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, इज़राइल से खरीदेगा, फ्रांस से खरीदेगा, और रूस से भी खरीदता रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़, घर के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जा रहे हैं, वो उसके बढ़ावा दिया जाएगा, और कुछ
होम ग्रोन डिफेंस इक्विपमेंट भी अच्छा कंपटीशन देगा उन सभी को, मगर भारत सारे ऑप्शंस ओपन रखेगा कई साल तक, 2-3 साल तक। पीवीआर सर, एप्स्टीन फाइल को लेकर बड़ा बवाल मचा है यूके में, तो प्राइम मिनिस्टर तक रिजाइन करने वाले हैं, ये आ रही है खबरें। वहां बुर्के वाली एक नई प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ट्रंप की इमेज को भी काफी धक्का लगा है। ट्रंप की कुंडली क्या कहती है? ये जो अभी मिड टर्म इलेक्शन आएंगे उसमें कुछ डामाडोल रहेंगे, या जीत पाएंगे, या उसको पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं? नो, अमेरिका में इलेक्शंस तो पोस्टपोन नहीं होंगे, वो नवंबर में हो जाएंगे। और नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे उसमें डेमोक्रेट्स बहुत अच्छा करेंगे, और उसके बाद ट्रम्प जी का पतन शुरू होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी एप्स्टीन फाइल्स में जो भी रेवलेशंस हैं उन 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 उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जिन पे फ़र्क पड़ेगा, वो ट्रम्प जी के पहले से भी खिलाफ है। जो भी उनके टेंट में हैं, जो भी मैगा के लोग हैं, उनके हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, उनके लिए वो जीसस क्राइस्ट है ज़्यादा है। एक 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 आदमी ने बताया भी, अगर जीसस क्राइस्ट आके मुझे कहता है और ट्रम्प के खिलाफ कुछ कहता है, तो मैं ट्रम्प का सुनूँगा, जीसस क्राइस्ट का नहीं सुनूँगा। ऐसा एक मैगा मैगा के आदमी ने बताया था। इसलिए जो भी मैगा का उनका सपोर्ट है, वो टिके रहेगा, मगर वो सपोर्ट वो मेजॉरिटी नहीं है। ट्रम्प जी 2024 में इसलिए जीते हैं कि कई इंडिपेंडेंट अमेरिका के इलेक्शंस में शायद 30-35% डेमोक्रेट्स होते हैं, 30-35% रिपब्लिकन्स होते हैं, और रिमेनिंग बाकी सारे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्विंग करते हैं इलेक्शन के बीच में। वो लोग कमला हैरिस को ट्रस्ट नहीं कर पाए और ट्रम्प जी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, क्योंकि जब उनका पहला टर्म जो था वो उतना बुरा नहीं था, इसलिए उन्हें सपोर्ट दिया था। उसमें बदलाव आ रही है, इसलिए वो डेफ़िनेटली, और जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ, उनकी बुरी दशा शुरू हो गई है। राशि चक्र के हिसाब से कई साल पहले शुरू हो गई है, और दशांश चक्र के हिसाब से दिसंबर में शुरू हो गई है। इसलिए उनका पतन हो सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ सेक्सुअल स्कैंडल या एप्स्टीन स्कैंडल से होगा। वो इसलिए होगा कि अमेरिका का इकॉनमी स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए होगा कि उस इकॉनमी के वजह से रिपब्लिकन्स हारना शुरू करेंगे, और वो कांग्रेस में, सेनेट में और हाउस में उन हारों के बाद जो भी विश्वास ट्रम्प जी की ओर था, वो हिल जाएगा, और तब ट्रम्प जी को सब प्रश्न करना शुरू करेंगे, और ट्रम्प जी के खिलाफ पार्टी में विप्लव होगा। उस तरह वो गिर जाएगा। शायद 2027 फर्स्ट हाफ इज़ द टाइम। तो ट्रंप के लिए 2027 के बाद बुरा वक्त शुरू होगा, लेकिन राहुल गांधी के सितारे आपके हिसाब से इस वक्त बहुत खराब चल रहे हैं और खराब ही होते जाएंगे। वो जो जो साजिशें करते रहे हैं देश के खिलाफ, उनका खुलासे का टाइम भी आ गया है। तो अब देखते हैं मार्च महीने में उन पर जो सब्सटैंशियल मोशन लाया गया है उस पर क्या चर्चा होती है और क्या होता है। और आपने ये भी सही कहा कि निखिल गुप्ता का मामला बड़ा फॉल्स फ्लैश टाइप लग रहा है, कोई मनगढ़ंत कहानी लग रहा है, और वो प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है अमेरिका, क्योंकि हमारे धुरंधर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, किसी और को हायर नहीं करते, डायरेक्टली खुद ही कर लेते हैं। तो अगर सच में वो हमारे धुरंधर होते तो अब तक तो पन्नू का काम हो गया होता। आपने पीवीआर सर समय निकाला, बड़े ही विस्तार से इन सारे मामलों पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।